नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आजकल चीन और जापान की श्रृंखला प्रारंभ की है, तो आज हम जापान के इतिहास पर बातचीत करेंगे। तोकुगावा शोगुन का पतन एवं मेइजी पुनः स्थापना। ये वीडियो भी नोट्स के साथ है, जिसका उपयोग आप अपनी परीक्षाओं के लिए कर सकते हैं। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसे चीन के इतिहास में मैंने आपको बताया था, वैसे ही जापान के इतिहास में भी 19वीं शताब्दी का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण था। जो भी पश्चिमी विदेशी शक्तियां थीं, वो एशिया के देशों के दरवाजे खोलने का प्रयास कर रही थीं और वो ये चाहती थीं कि किसी तरह से उनकी घुसपैठ उन देशों में हो जाए। तो 19वीं शताब्दी का मध्यकाल, या आप कह लीजिए कि 1850 के आसपास का समय, पूर्व एवं पश्चिम के बीच संघर्ष का युग था। इस समय पूर्वी एशिया के दो देशों चीन एवं जापान को एक ही तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था। दोनों पर पश्चिम का दबाव बढ़ रहा था और दोनों ही देश पश्चिमी देशों के साथ ऐसी असमान संधियों से बंध गए थे जो कि विदेशियों के अनुकूल थी, उनके पक्ष में थी। इससे जापान और चीन को कोई फायदा नहीं था। दोनों देशों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता था कि पूर्वी एवं पश्चिमी सभ्यताओं के संघर्ष का परिणाम क्या होगा। तो इस संघर्ष का प्रत्युत्तर दोनों देशों ने अलग अलग तरीके से दिया। जहां चीन के स्वर्गिक साम्राज्य, ध्यान दीजिएगा, चीन जो है वो अपने राज्य को स्वर्गिक साम्राज्य कहता था। तो जहां चीन के स्वर्गिक साम्राज्य ने इसका उत्तर देने के लिए पीछे की ओर देखा, यानी जो वो कन्फ्यूशियस के दर्शन में विश्वास करते थे, उसके हिसाब से राज्य चलाते थे, वहीं उगते हुए सूर्य के देश जापान ने समय की नब्ज को समझा और आगे की ओर देखा। जापान अच्छी तरह से जानता था कि अगर हमें इन पश्चिमी शक्तियों के साथ मुकाबला करना है तो हमें भी उनके जैसा बनना होगा। इसलिए उसने आगे की ओर देखा, उसने पीछे जो हो गया उसे भुलाने का प्रयास किया। तो यही कारण था कि चीन पश्चिमी सभ्यता से पराजित हो गया, परंतु जापान के समक्ष पश्चिमी शक्तियों को झुकना पड़ा और जापान भी एशिया के एक ताकतवर, एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर करके सामने आया। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए जापान की व्याकुलता, देखिए, हर देश में कुछ पुरातनपंथी लोग होते हैं, कुछ रूढ़िवादी लोग होते हैं जो पुरानी व्यवस्था में ही विश्वास रखते हैं और उसे ही बनाए रखना चाहते हैं। आप यूरोप के इतिहास में भी आप देख लीजिए कि फ्रांस की क्रांति के बाद मेटरनिक जैसे लोग जो थे वो स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहते थे। तो ऐसी ही हालत चीन और जापान में भी थी। तो पुरातनपंथियों या रूढ़िवादियों के विरोध के बावजूद विदेशियों के आगमन के पश्चात जापान में एक दूसरी विचारधारा प्रकट हुई, जिसे प्राच्य नैतिकता एवं पाश्चात्य विज्ञान के समन्वय पर बल दिया। इसने जो दूसरी विचारधारा थी, उसने ये कहा कि हम अपनी नैतिकता और अपने सिद्धांतों को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो पश्चिम का जो विज्ञान है उसे भी हम ग्रहण करेंगे, दोनों का समन्वय करेंगे। तो उन्होंने उस पर बल दिया और पश्चिम का मुकाबला करने के लिए उसी यानी पश्चिमी देशों का ही साधन अपनाने का निश्चय किया। यह वर्ग जापान की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करना चाहता था, जिसके लिए कुछ बातें आवश्यक थीं, जैसे पाश्चात्य भाषाएं सीखना, उनके ग्रंथों का अध्ययन करना, उनकी विचारधारा का अध्ययन करना और उनकी नवीन बातों को अपनी सभ्यता संस्कृति में पारित करना या समाहित करना अति आवश्यक था।
तो जापान में एक तीसरा वर्ग भी था जो पुरानी रूढ़ियों को त्याग कर जापान का पूर्ण पाश्चात्यकरण या वेस्टर्नाइजेशन कर देने के पक्ष में था। उनका विचार था कि जापानी समय की मांग के अनुसार अपने आप को बदल सकते हैं और उन्हें बदलना चाहिए तथा पश्चिम की भांति अपना विकास उनको भी करना चाहिए। तो पश्चिमी जगत से संपर्क स्थापना के उपरांत जापान में इसी विचारधारा की विजय हुई एवं 1868 ईस्वी में मेइजी पुनर्स्थापना इसी का परिणाम था। तोकुगावा शोगुन जो थे वो सब आधुनिकीकरण की राह में सबसे बड़ा रोड़ा थे, क्योंकि जापान का जो शासन था वो उनके अधीन था और वहाँ का जो शासक था वो भी उनके हाथ की कठपुतली था। तो विदेशियों के साथ असमान संधियों के समय जापान का वास्तविक शासन तोकुगावा शोगुनों के हाथ में था। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं टोकुगावा या कहीं तोकुगावा दोनों ही लिखा मिलता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो राज्य की सभी वास्तविक शक्तियों पर टोकुगावा शोगुनों के अधिकार कर लिया था और नाम मात्र का राज्याध्यक्ष था वहाँ का जो राजा था। 1853 में जब अमेरिकन नाविक कमोडोर पेरी द्वारा जापान का द्वार खुला तो सभी विदेशी शक्तियां तोकुगावा शोगुनों के साथ ही संधि कर रहे थे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा, दे वेर ऑल पावरफुल, सबसे ज़्यादा ताकतवर वही थे, राजा उनकी मुट्ठी में था। तो जापान में अन्य परिवारों के सामंत भी थे जो शक्तिशाली थे एक्सक्यूज मी। इसलिए यद्यपि येदो का शोगुन मिकाडो के नाम पर सारा राज्य चला रहा था, फिर भी वह अन्य सामंती वर्गों को पूर्णतया अपने वश में करने में असमर्थ था। वस्तुतः अन्य शक्तिशाली सामंत तोकुगावा लोगों से घृणा करते थे एवं उन्हें अपदस्थ करने के अवसर के तलाश में रहते थे। वे सम्राट को सारी सत्ता सौंप देने के पक्ष में थे। तो मित्रों, ज़्यादा सोचिए मत, सब्सक्राइब के ऊपर उंगली रख दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अन्य सामंत घरानों में तोकुगावा शोगुनों के विरुद्ध बढ़ता रोष। तो तोकुगावा एक शोगुन जो थे वो एक सामंत परिवार था जिसका प्रभुत्व था जापान में उस समय काफ़ी समय से। लेकिन जो दूसरे सामंत घराने थे वो नाराज थे, उनमें रोष था तोकुगावा शोगुनों के विरुद्ध, और इस रोष को व्यक्त करने का अवसर उन्हें मिला पश्चिमी देशों के आगमन के उपरांत। तो पश्चिमी देशों के आगमन के उपरांत जापान में अन्य सभी सामंत घराने तोकुगावा शोगुनों के विरुद्ध हो गए थे। बड़े बड़े सामंतों पर नियंत्रण स्थापित रखने के लिए तोकुगावा शोगुनों ने कई तरह की कठोर व्यवस्थाएं की थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपार कष्ट पहुंच रहा था। सांकिन कोताई एक कानून संग्रह था जापानियों का। तो उस कानून के अनुसार सामंतों को किले बनाने, उनकी मरम्मत कराने, लड़ाकू जहाज बनाने, सिक्का ढालने एवं शोगुन की इजाज़त के बिना शादी विवाह करने तक की मनाही थी। यानी उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे टोकुगावा शोगुनों ने। तो उन्हें हर 2 साल पर 4 महीने के लिए शोगुन की राजधानी येदो में उपस्थित रहना पड़ता था। जब यह येदो से अपनी रियासत में वापस जाते तब उन्हें अपने पत्नी बच्चों को बंधक के रूप में वहीं छोड़ देना पड़ता था। इससे प्रत्येक सामंत को राजधानी में भी अपना घर रखना पड़ता था, जो आर्थिक रूप से उन पर भार स्वरूप था। राज्य के ऊंचे पदों की नियुक्ति में भी शोगुन पक्षपात करता था एवं तोकुगावा परिवार तक ही यह पद सीमित थे। इस समय भेदभाव वाली नीति से चोशु, सात्सुमा और तोशा कुटुंब के सामंत अत्यधिक नाराज थे एवं उनसे यानी टोकुगावा शोगुनों से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। अब जापान के सामंतों की आर्थिक स्थिति की भी बात कर ली जाए। देखिए, सब कुछ तो अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करता है। जब अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, चौपट हो जाती है, तो सब चीज़ चौपट हो जाती है। विदेशी शक्तियाँ क्यों आई थी? विदेशी शक्तियाँ भी जापान में, चीन में आई थी अपनी अर्थव्यवस्था को और उन्नत करने के लिए, यहाँ लूट खसोट करने के लिए।
तो आर्थिक रूप से सामंत अत्यधिक पीड़ित थे और खराब आर्थिक स्थिति के कारण इन सामंतों को सामुराई सैनिकों को हटाना पड़ा। इससे सामुराइयों में असंतोष फैला, वे चोरी डकैती करने लगे, उन टोकुगावा शोगुनों के विरुद्ध हो गए और उनके पतन की कामना करने लगे। तो व्यापारी एवं किसान वर्ग भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं था, उनको भी बहुत सारे कष्ट थे। सामंत व्यापारियों से अपनी जरूरत के लिए कर्ज लिया करते थे, फिर भी व्यापारियों को वह सम्मान नहीं प्राप्त था जो सामंतों को प्राप्त था। अतः सामंती वर्ग का उनके प्रति हीनता का भाव उन्हें काफी अखरता था, जिससे वे सामाजिक परिवर्तन के हामी थे। दूसरे सामंत जो थे वो किसानों का खून चूसते थे। करों के भार के फलस्वरूप किसानों में भी असंतोष था एवं उनमें राजनीतिक जागरण आ रहा था और विद्रोह की भावनाएं प्रबल हो रही थी। जापानी समाज का प्रत्येक वर्ग तत्कालीन व्यवस्था के विरुद्ध था, खिलाफ था और सब उसमें परिवर्तन चाहते थे। सबका लक्ष्य शोगुन व्यवस्था का अंत करना था। ऐसे ही समय में जापान में विदेशियों का प्रवेश हुआ, जिससे स्थिति और अधिक बिगड़ गई। विदेशियों का जापान में प्रवेश और उनसे संघर्ष। तो सामंतों को विदेशी विरोधी आंदोलन से टोकुगावा शोगुनों को अपदस्थ करने का, उनको सत्ता से हटाने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई। पश्चिमी विदेशियों के आगमन पर रोक हट जाने और उन्हें संधियों द्वारा सुविधाएं प्राप्त हो जाने के परिणाम स्वरूप जापान में विदेशियों के विरुद्ध एक लहर सी उठ रही थी और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप कभी कभी हिंसक उपद्रव भी हो जाते थे किसी किसी स्थान पे। पश्चिमी खतरे से निपटने के लिए जापान के अनेक सामंतों ने शोगुन व्यवस्था का अंत करना आवश्यक समझा। विदेशी विरोधी आंदोलन राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्देश्य था शोगुनों की सत्ता का अंत कर सम्राट की शक्ति की पुनः स्थापना। अन्य सामंतों ने शोगुनों को हटाओ तथा सम्राट की शक्ति बढ़ाओ का नारा बुलंद किया। सम्राट कोमेई भी चोशु सामंतों के प्रभाव में आ गया तथा उसने शोगुन को आदेश दिया कि शोगुन मतलब टोकुगावा शोगुनों को आदेश दिया कि 25 जून 1863 तक सभी विदेशियों को देश से बाहर निकालने की व्यवस्था की जाए। शोगुन शासन के अधिकारी यह समझते थे कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि वो विदेशियों की ताकत से परिचित थे। इसलिए चोशु सामंतों ने इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया। उनका प्रभाव शिमोनेस्की के जलरमरू मध्य के आसपास के क्षेत्र पर था, जहां विदेशियों के जहाज आते जाते रहते थे। उन्होंने विदेशियों को हानि पहुंचाने का निर्णय किया और उन्होंने 25 जून 1863 को एक अमेरिकी जहाज को नष्ट कर दिया। बदले में फ्रांस एवं हॉलैंड के सहयोग से अमेरिका ने जापानियों पर वार कर उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाया। शोगुन स्थिति संभालने में असमर्थ रहा। इसी बीच एक दूसरी घटना भी घट गई। सात्सुमा सामंतों ने रिचर्डसन नामक एक अंग्रेज की हत्या कर दी। इस पर विदेशी सरकार ने शोगुन से 1 लाख पाउंड हर्जाने की मांग की एवं सात्सुमा को भी हर्जाना देने को कहा। साथ ही अंग्रेजी जहाज सात्सुमा की राजधानी कागोशिया पहुंचे एवं उन्होंने नगर पर गोलाबारी की तथा एक जापानी जहाज को डुबो दिया। तो इससे जापान में विदेशियों के प्रति घृणा की भावना और अधिक बलवती हो गई। यानी आप देखिए कि विदेशियों में और जापानियों में संघर्ष प्रारंभ हो चुका था और मौका देख करके दोनों ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। विदेशियों द्वारा अपमानित होने की प्रतिक्रिया। जब आप अपमानित होते हैं, विदेशी आपका अपमान करते हैं, तो निश्चित रूप से रिटेलिएशन की भावना या बदले की भावना मन में उत्पन्न होती है, उनके प्रति आक्रोश उत्पन्न होता है। ऐसे ही जापान में भी हुआ। विदेशियों से पराजित होने पर चोशु एवं सात्सुमा सामंतों ने अपनी कमजोरी महसूस की और उन्होंने सामुराई तथा सामान्य जनता की एक मिलीजुली सेना संगठित की। तो वह सामंतशाही के अंत का पूर्ण सूचक सिद्ध हुआ। विदेशियों के प्रति चोशु लोगों की उत्तेजनात्मक नीति से शोगुन अत्यधिक क्रोधित हुआ एवं उसने सेना भेजकर उन्हें बुरी तरह कुचल दिया। तो इसी समय सात्सुमा लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके कारण शोगुन को अपने कड़े रुख में थोड़ा
नरमी बरतनी पड़ी, थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा, परंतु चोशू से उसने यह वादा करा लिया कि वह मिले जुले नए फौजी दस्ते को भंग कर देगा, यानी जो सेना उन्होंने बनाई थी। तो इस पर अब इन फौजी दस्तों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। जनवरी 1865 को उन्होंने कई दफ्तरों पर अधिकार कर लिया तथा 12 मार्च को रियासत की राजधानी को अपने अधिकार में ले लिया। चोशू में क्रांति का बिगुल बज गया। अब शोगुन शासन ने चोशू पर पुनः हमला कर दिया, किंतु उसे अन्य सामंतों का समर्थन न मिलने के कारण इस बार चोशू की सेना के समक्ष बुरी तरह पराजित होना पड़ा। इस घटना के बाद चोशू और सात्सुमा एक दूसरे के बहुत निकट आ गए और 7 मार्च 1866 को उनके बीच एक संधि हुई, जिसके द्वारा शोगुन शासन का अंत करने का निश्चय कर लिया गया। तो इस प्रकार मित्रों तोकुगावा शोगुनेट या टोकुगावा शोगुनों के शासन का अंत हो गया और मेइजी पुनः स्थापना हो गई। ये मेइजी पुनः स्थापना क्या है, इसे आप समझिए। जनवरी 1867 में टोकुगावा केइकी शोगुन बना। वह प्रगतिशील विचारों का था और सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहता था। उसने प्रशासनिक एवं सैन्य व्यवस्था में कई सुधार किया। शोगुन को संभलते देख चोशू और सात्सुमा के नेताओं का माथा ठनका। वे शोगुन व्यवस्था का अंत करने के लिए कटिबद्ध थे। उन्होंने शोगुन को बलपूर्वक हटाने का निश्चय किया। फरवरी 1867 में सम्राट कोमेई का देहांत हो गया और उसकी जगह मुत्सुहितो गद्दी पर बैठा। नए सम्राट की उम्र 15 वर्ष थी, यानी वह अल्पवयस्क था, जिससे शोगुन विरोधी सरदारों ने शीघ्र ही उसके ऊपर अपना प्रभाव जमा लिया। 3 फरवरी 1868 को सात्सुमा और चोशू की फौज ने शाही महल पर अधिकार कर सम्राट की शक्ति की पुनः स्थापना की घोषणा कर दी। तो इस घटना को जापान में मेइजी इशिन या मेइजी पुनः स्थापना कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में मेइजी रेस्टोरेशन कहते हैं। तो तोकुगावा केइकी एक दूरदर्शी व्यक्ति था, अतः उसने राजधानी को शांतिपूर्वक छोड़ दिया, किंतु अन्य तोकुगावा सामंत इसके लिए तैयार न थे और उन्होंने युद्ध जारी रखने का निश्चय किया। युद्ध में हालांकि उनकी पराजय हुई एवं केइकी ने सम्राट के पास अपना त्याग पत्र भेज दिया। कुछ सामंत अभी भी इसका विरोध कर रहे थे, पर उन्हें भी कुचल दिया गया और सारे देश पर सम्राट का एक छत्र शासन स्थापित हो गया। तो इस प्रकार सदियों से चला आ रहा शोगुन शासन समाप्त हो गया और मेइजी पुनर्स्थापना हो गई फिर से, यानी कि जापान के शासक की गद्दी को फिर से स्थापित कर दिया गया, उसको फिर से ताकत प्राप्त हो गई, फिर से शक्ति प्राप्त हो गई। अब मेइजी पुनर्स्थापना का जापान के इतिहास में महत्व क्या है, आइए इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। मेइजी पुनर्स्थापना का जापान के इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। आधुनिक जापान के निर्माण का बीजारोपण एक तरह से मेइजी पुनर्स्थापना से ही प्रारंभ होता है। सामंत प्रथा का उन्मूलन हो गया एवं राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में कई प्रकार के परिवर्तन आए। सदियों से चली आ रही सामंतवादी व्यवस्था के अंत के परिणाम स्वरूप जापान की उन्नति का रास्ता अब खुल गया। मेइजी युग ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाने का कार्य किया, जो आधुनिक जापान की नींव बने। जापान ने एक संविधान अपनाया, एक संसदीय सरकार लागू की। जापान की वर्तमान सरकार का ढांचा तत्कालीन श्रेष्ठ पश्चिमी शक्तियों का अनुकरण करके स्थापित किया गया था। दूसरी ओर सम्राट पुनः एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली व्यक्ति बन गया, जिसके बारे में देश में हर कोई जानता था। अब राष्ट्रीय एकता स्थापित करने और उसे कायम रखने के लिए राजशाही एक प्रभावी साधन थी। नई व्यवस्था ने केंद्र और स्थानीय सरकार के साथ साथ केंद्रीय सरकार और आम लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाया। तो मेइजी पुनर्स्थापना के कारण जापान विदेशी साम्राज्यवाद के चंगुल में फंसने से बच गया। ये लाइन आप याद कर लीजिए। जापान में राष्ट्रीयता का विकास हुआ एवं लोग प्रारंभ से ही विदेशियों के इरादों से सतर्क हो गए तथा देश को पराधीनता से बचा लिया। इसी काम में हमारे भारत के और चीन के लोग फेल हो गए,
वो असफल हो गए, वो नहीं समझ पाए विदेशियों की मंशा और पराधीनता के चंगुल में फंस गए। लेकिन जापान ने उनके मंसूबों को समझ लिया और पराधीन होने से बच गया। आर्थिक रूप से परिवार के स्वामित्व वाले बड़े व्यवसायों, जिन्हें जैबात्सु कहा जाता है, को सरकार के समर्थन से जापानी उद्योग और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन जैबात्सु समूह को समाप्त कर दिया गया था। जापानी अर्थव्यवस्था में आज भी एक समान समूह प्रणाली मौजूद है। आधुनिक जापानी बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की जड़ें मेइजी के दौरान हुए सुधारों में भी खोजी जा सकती हैं। सामाजिक रूप से जापान ने सामंतवादी समाज के एक आधुनिक औद्योगिक राज्य में बड़ी छलांग लगाई। सामुराई वर्ग ने अपनी शासक और विशेषाधिकार प्राप्त शक्ति खो दी और कड़ाई से विभाजित सामाजिक वर्ग टूट गए। शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाया गया, जिसे आज हम जापान में देखते हैं। उच्च साक्षरता और शिक्षित लोगों का स्तर आधुनिक जापान की इसी शिक्षा प्रणाली का परिणाम है और इन्हीं शिक्षित लोगों ने जापान को बहुत ही जल्दी दुनिया के एक प्रमुख आधुनिक और विकसित देशों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। पश्चिमी देशों के समान मेइजी शासन के सैन्य विस्तार ने दोनों विश्व युद्धों के दौरान जापान की साम्राज्यवादी भूमिका को प्रभावित किया। मेइजी युग ने आधुनिक जापान की नींव रखी और जापान का तीव्र गति से आधुनिकीकरण कर उसे एक महाशक्ति बना दिया। जापान में साम्राज्यवादी भावना का विकास हुआ एवं जापान की आंतरिक दशा में कई ऐसे परिवर्तन हुए जिससे वहां का शासन अत्यंत सुदृढ़ हो गया। औद्योगिकरण एवं सैन्य बल बहुत तेजी से बढ़ा। जापान की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई और वह एक साम्राज्यवादी और सैन्यवादी देश के रूप में परिणित हो गया। मेइजी पुनर्स्थापना के कारण जापान का शासन व्यवस्थित हुआ। शासन चलाने के लिए एक संसद की स्थापना हुई, एक नया संविधान बना, नागरिकों को कई तरह का अधिकार प्रदान किया गया और सेना का नए सिरे से संगठन किया गया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के मित्रों, मेइजी पुनर्स्थापना ने जापान की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। विदेशियों से संपर्क कायम हुआ एवं जापानियों ने पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का अनुकरण कर विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करना आरंभ किया। कल कारखानों का विकास हुआ, नए नए हथियार बने, उच्च शिक्षा की व्यवस्था हुई तथा पाश्चात्य ढंग पर सैन्य संगठन हुआ और जापान की गणना अब एशिया के महान देश में होने लगी। संक्षेप में मेइजी पुनर्स्थापना ने जापान का कायाकल्प कर दिया। तो मित्रों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब देर मत कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा तो भी अपने कमेंट्स अवश्य कीजिए। और एक लाइक करने में क्या जाता है, आपका सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। जल्दी ही हाजिर होता हूँ फिर कोई नई वीडियो आपकी सेवा में लेके। नमस्कार, शुभ रात्रि।